कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं आशिफ इकबाल और आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके बारे में मैंने इसलिए शुरुआत की कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। जी हाँ, बुलंद हौसले की पहचान और ख़ास तौर पे अपनी पहचान को और बेहतर और बड़ा करके दिखाने का एक जुनून कानून व्यवस्था के तौर पे। जी हाँ, बात कर रहे हैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर की, जो अपने काम की बदौलत पहचान बनाई है उन्होंने, किसी नाम की बदौलत नहीं। और आज वो अगर तेलंगाना की इबारत लिखी जाती है 9 सालों में, तो मुख्यमंत्री केसीआर के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा होती है वो महमूद अली की, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें आपका वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्त सबके लिए है, आपके लिए भी है, और जिस तरीके से लोगों से मिलना जुलना, उनकी तमाम परेशानियों को दूर करना, ये काम करते रहते हैं। इसलिए हमने आज उनसे वक्त लिया और तमाम बेबाकी से उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो सवालों से घबराते नहीं और हम सवाल पूछने से घबराते नहीं। तो इसलिए हम तमाम सवालों के जवाब के लिए महमूद अली साहब के साथ हैं। महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो डेफिनेट हम आपका वेलकम भी करते हैं हमारी स्टेट में, और ख़ास तौर से यहाँ पर आप तशरीफ़ लाएँ। बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा ना कि कानून, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ा चैलेंज हर स्टेट के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख पाना, कानून व्यवस्था को बेहतर रख पाना, और वो एक मिसाल के तौर पे कायम कर पाना। कैसे किया आपने इसको? देखिए इकबाल भाई, जो हमारी स्टेट है, ये स्टेट जो है 2014 में बनी है। उसके बाद हमारे सीएम साहब का जो विज़न है ना, उनकी एक ही बात विज़न था कि जब तक हमारे पास अमन कायम नहीं रहेगा हम डेवलप नहीं हो सकते। हकीकत भी यही है, जिस घर में अमन होता है ना, इनकम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ बहुत सुकून मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा इनकम है और घर के पूरे फैमिली मेम्बर आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो अमन धर्म भरम हो जाता है घर का भी। हमारी स्टेट में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अमन है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, अगर आपका तो बहुत बड़ा चैनल है, पूरा हिंदुस्तान सर्वे करेंगे तो आपको देखेंगे कि ज़्यादा हर आदमी अब पीस में नज़र आएगा। मुझे सुबह जो है कुछ लोग आकर मिले थे जो बॉम्बे से आए थे, यहाँ कुछ प्रोग्राम था कल रात का जी। वो बताया कि साहब हम हैदराबाद घूमे तो ऐसा दिखा कि आवाम बहुत शांत है, यहाँ पर किसी किस्म का टेंशन नहीं। तो हमारे सीएम साहब ने 2014 के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत पीस के लिए दिया है, और आज हमारा स्टेट बहुत अमनफुल है। और कभी इससे पहले 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 48 में हमारी स्टेट को इंडिया में जम किया गया था। 1948 से लेकर 2014 तक यहाँ क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, नेक्सिज्म था, छोटी छोटी बात पे दंगा फिसाद हो जाता था, बड़े परेशान रहते थे लोग। और दंगा फिसाद में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं गरीब पीछे जाता। बिल्कुल, बेशक। सीएम साहब ने जब इख्तियार संभाला, पब्लिक के इख्तियार का मतलब आवाम ने उन्हें सेलेक्ट किया, पहला जुमला उनका यह रहा कि हमारी स्टेट में सबसे पहले अमन होना चाहिए। हर आदमी से गरीब आदमी, तालीमी याफ्ता हो या गैर तालीमी याफ्ता हो, और डेफिनेट उसके साथ मुकम्मल तरीके से इंसाफ होना चाहिए। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को, उनको अमन की ज़िंदगी प्रोवाइड करे, अच्छी तरीके से जीने का हक जो है उनका, उसको ज़रूर तरीके से उसकी मदद की जाए। तो आज हमारी स्टेट काफ़ी पीसफुल स्टेट है, और ज़रा भी दंगा 2014 के बाद, 2014 से पहले तक तकरीबन 70 साल का अरसा गुजरा। हमेशा कभी भी 1 महीना 2 महीने 3 महीने में दंगा फिसाद होते, कर्फ्यू लग जाता, पुलिस तो बेचारी मार धाड़ जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते रहती। बाद में अमन कायम होता है तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, रोज़गार से महरूम हो जाते हैं। बस सीएम साहब ने 2014 के बाद मुकम्मल तरीके से, यानी 9-9.5 साल का अरसा गुजर रहा है, 1 मिनट भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है, एक छोटे से छोटा भी दंगा फिसाद नहीं हुआ है। गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दिया गया है। बिल्कुल। और सीएम साहब एक ऐसा कल्चर तहजीब को डेवलप करे। मिसाल से बताता हूँ, हमारे पास बोनाल फेस्टिवल होते हैं, बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। उसका चेयरमैन मुझे बनाया गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे कोपुला ईश्वर साहब को बनाया गया। ये मिलाया गया हिंदू मुसलमानों को, मुसलमानों की तरक्की और मुसलमानों की मिनिस्ट्रीज। अच्छा, माइनॉरिटी वेलफेयर आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये कितनी बड़ी बात। मुस्लिम को दिया गया, ये देखिए, ये बड़ी बात। और मुझे क्या दिया गया, ये गणेश त्यौहार और बोनाल त्यौहार, जितने हिंदू त्यौहार है उसका पूरा बजट मुझे दिया गया, कि जब हिंदू लोग मुझसे आके मिलते हैं
तो हम एक दूसरे से अपने ख्यालात का एक दूसरे से इजहार करते हैं, उनकी तकलीफ मुझे दूर करना पड़ता है। तो ये तहजीब को बढ़ावा दिया गया। आज हमारी स्टेट में बहुत अच्छी गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ पर ज़रा भी आप डिफरेंस फील नहीं करेंगे कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, क्या दिन सुबह क्या शाम, बहुत हर आदमी अपने अपने काम काज में लगा रहता है। पीस का पीस, मुकम्मल पीस फराहम करने वाला कोई लीडर तो केसीआर साहब। तो एक बात बड़ी बात बताई आपने कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर किसी मुसलमान को नहीं दिया है, तो इसके पीछे सीएम के क्या थॉट्स थे? क्योंकि ऐसा माना ये जाता है जितने भी हिंदुस्तान में जो भी हम मिनिस्ट्री देखें वो अक्सर कोशिश होती है कि माइनॉरिटी वेलफेयर किसी मुसलमान को दिया जाए, क्योंकि माना यह जाता है कि मुसलमान जो होगा वो माइनॉरिटीज़ के तमाम चीज़ों को समझेगा। लेकिन ये नहीं किया गया। और मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश आपके चीफ मिनिस्टर ने की है। अब सेंट्रल मिनिस्टर में भी यही हो गया है। सेंट्रल मिनिस्ट्री में जब तक मुख्तार अब्बास नकवी थे तब तक वो माइनॉरिटी अफेयर थे, लेकिन अब वो मिनिस्ट्री दूसरे के पास है, खासतौर पे स्मृति ईरानी देख रही हैं उसको। तो अब ये एक बड़ा डेवलपमेंट क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन? पिछले जो हमारा दूसरा टाइम चल रहा है, पिछले 5 साल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री सीएम साहब के पास थी, सीएम साहब के पास थी, तो मेरा भी दखल रहा करता था। बिल्कुल। बाद में हमारे एससी मिनिस्टर जो कपूला ईश्वर साहब थे, उनको दोनों जिम्मेदारी दी गई, एससी को भी देखिए, माइनॉरिटीज को, क्योंकि दोनों बैकवर्ड है। तो इसमें हमारा गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल, एक दूसरे से ख्यालात मिलने के लिए, बिल्कुल, और बहुत से हिंदू जो प्रोग्राम्स होते हैं, गैर मुस्लिम के प्रोग्राम होते हैं, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई एज ए होम मिनिस्टर जी। तो सीएम साहब का विजन बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि ऐसे इनके खिदमत से सुने, मगर एक दूसरे से मिलने जुलने में जो है, जब गैर मुस्लिम मिनिस्टर के पास आते हैं तो बैठ के डिस्कस करते हैं, उनके तकालीफ क्या है देखते हैं। मुस्लिम भाई जब जाते हैं मिनिस्टर साहब के पास, हिंदू भाई जब मेरे पास आते हैं कि साहब ये गणेश में ये इंतजाम होना चाहिए, बोनाल में ये इंतजाम होना चाहिए, ये फंड होना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारा ख्यालात एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद ख्यालात में दिन ब दिन बढ़ोतरी बढ़ावा आता है कि मिलजुलने का प्यार से। तो कल्चर को, तहजीब को डेवलप करने के लिए सीएम साहब ने ऐसा किया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं? क्योंकि अब क्या है कि जितने भी साल आपने काम किया है, अब एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम में तमाम तरह के सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब आपको बेहतर देने हैं, तभी रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सरकार ने ऐसे कौन से बड़े बड़े काम किए हैं जो खास तौर पे आप अगर गिनती गिना सकें कि 5 बड़े काम अगर आप बता सकें जिसके बेस पर आज आप ये कहें कि नहीं ये हमने किया है इसलिए लोग हमें तरजीह दें? मैं आपसे 2 बात बताना चाहूँ। बेशक। 2014 से पहले हमारी स्टेट जो है बहुत बैकवर्ड स्टेट थी, जिससे हमारे पास टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट थे। 10 डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद थोड़ा सा फॉरवर्ड था, बाकी तक 9 डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बैकवर्ड थे। सीएम साहब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद इमीडिएट 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया जी। हमारे पास जिस तरह आपने बताया कि 5 अहम बात बताई जी। 5 अहम बात है कि हम पावर में बहुत प्रॉब्लम में थे। हम रोज़ाना सिटी के अंदर 4 घंटे 5 घंटे ब्रेकडाउन दिया करते थे। इंडस्ट्रीज जो हमारे पास थे उसको फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के इंडस्ट्रीज हॉलीडेज के नाम से दिया जाता था। अगर कोई आदमी ज़रा भी उसके कोटे से इजाफा करंट खर्चा करता तो उसको बहुत बड़े पेनल्टी लगाए जाते थे। फार्मर्स को करंट बराबर नहीं मिलता था, 5-6 घंटे करंट देते थे, वो भी मीटर लगा हुआ रहता था उन्हें। करंट की वजह से बहुत मुश्किलात में थे। आज अल्लाह के फल से करंट में इंडिया में सरप्लस स्टेट है हमारे पास। आज पूरे फार्मर्स को 24 घंटे करंट फ्री दिया जाता है, फ्री टोटल, नो एक पैसा नहीं, फ्री टोटल फ्री। फार्मर से 1 पैसा नहीं लिया था। अगर किसानों से कोई बिजली बिल नहीं लिया, बिजली का एक बिल नहीं लिया जाता, 24 घंटे करंट दिया जाता है, जितना चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों को बिजली फ्री दी जाती है तेलंगाना में। कितने साल से जाता है? कितने साल से? 9.5 साल से बराबर देते हैं। मतलब आप आए और आपने सबसे पहले तरजीह ये दी कि आपको बिजली को कैसे ठीक करना है। बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। अच्छा। जो बिजली से बहुत पीछे थे हम, सीएम साहब ने रात दिन मेहनत करते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ किसानों को मुकम्मल फ्री, पहले 4-5 घंटे इकबाल भाई नहीं मिलती थी करंट के। आपको याद दिलाता हूँ 2002 में किसान आकर यहीं हैदराबाद में बशीरबाग पर प्रोटेस्ट कर रहे थे असम्बली के सामने जी। क्या चाहते थे कि रात में जो करंट देते हैं बिल के साथ, मीटर के साथ, उसे दिन में दिया जाए, रात में 2 बजे 3 बजे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर जब स्टार्टर के पास जाते हैं, बोड़ियों के पास या बोरिंग के पास, जब तो कई जगह स्टार्टर ओपन करने में सांप बिच्छू काटने से मर रहे हैं। हम उस वक्त की हुकूमत ने फायरिंग में 10 किसान फायरिंग में ख़त्म हो चुके थे पुलिस पे 2002 में। 2002 बिल्कुल। हाँ, आज देखिए
सरप्लस करंट इतना है, जितना चाहे वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे सीएम साहब ने मुकम्मल फ्री दिया है। अगर किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन में 10 बोर है, 10 के 10 बोर चला सकता है, कोई एक पैसा उसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है करंट के अंदर सरप्लस। और एक बात बताना चाहता हूँ जी, ड्रिंकिंग वाटर भी बड़ी अहमियत की चीज़ है। हाँ बिल्कुल है। जहाँ सबसे- लोग बसते सबसे हैं, जहाँ ज्यादा- पानी रहता है, वहीं बसते हैं इकबाल भाई। बेशक। हमारे स्टेट में बड़ा प्रॉब्लम था, तो लोग बोर का पानी या बॉडी का पानी पीते थे, तो उसमें फ्लोरेसिस एक पानी के अंदर खुद आता था, जिसकी वजह से पाँव जो ऐसे बड़े बड़े फील पंप हो जाते थे, मोटे हो जाते थे, जी बीमारियों में। तो खासतौर से हमारा नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट उसमें मुतासिर था, महबूबा डिस्ट्रिक्ट भी कुछ हिस्सा था। पर ये 70 साल में हमें कहीं भी पीने का पानी देने की कोशिश नहीं की। शहरों में थोड़ा बहुत पानी मिलता था। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के साथ ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जी और मिशन भगीरथा स्कीम के तहत पूरे तेलंगाना में जगह जगह वाटर पाइपलाइन डालते हैं, छोटे छोटे विलेज में। अच्छा, जहाँ की आबादी मैं समझता हूँ अगर 150 आदमी की आबादी है, वहाँ पर भी पानी पहुँचाएगा। और आपको खास बात बताऊंगा, पानी पहुँचाने के लिए जो कनेक्शन के लिए जो फीस ली गई, सिर्फ 1 रुपया। सिर्फ 1 रुपये? 1 रुपया। आज हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में नल है, टैप है घर घर में, वो तेलंगाना स्टेट है। पानी के इंतजाम को इतना दुरुस्त किया बिल्कुल, किसी जगह आप महसूस नहीं करेंगे। छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे आप, वहाँ हम नल खोल के पानी की इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कम पीरियड के अंदर सीएम साहब ने एक दिन असेंबली में एक ही बयान दे दिया, हुकूमत बनने के 2 साल के बाद, कि मैं 3 साल के अंदर अगर पानी का कनेक्शन नहीं दूंगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में कांटेसी नहीं करूंगा। हमारे एमएलए परेशान हो गए, असेंबली खत्म हुई, सीएम साहब के चैम्बर में गए, साहब आप इतना बड़ा ऐलान कर दिए। सीएम साहब ने कहा पानी पीने की बहुत अहमियत की चीज़ है ये, और जब हम इरादे मजबूत करेंगे तो खुदा भी हमारी मदद करेगा। बेशक बेशक। तो उन्होंने 3 साल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पानी पहुंचाया और कनेक्शन के लिए 1 रुपया लिया। आज आपसे कहता हूँ सारे तेलंगाना में पीने का पानी फ्री दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा स्टार्ट करते ही कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। तो आप लोगों ने इस बुलंद हौसले के साथ पानी सबके घर में पहुंचाया है। इसके हम ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लोग तमाम चीज़ें करेंगे, क्योंकि साफ तौर पे कि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। बिजली और पानी मतलब आम लोगों से जुड़ा हुआ सबसे ज़रूरत की चीज़ है। आपको लगता है कि सबसे पहले आप लोगों ने फोकस इसी पर किया? इसी पे किया। और तीसरा था लैंड ऑर्डर, बहुत अहम मसला था। आज हमारे पास जो कमांड एंड कंट्रोल बनाए हमारे सीएम साहब ने, जी, तकरीबन 800 करोड़ का खर्चा हुआ है इसके ऊपर। और इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री से कंपेयर करेंगे तो बेस्ट कमांड एंड कंट्रोल है। इसमें एक टाइम पे आप 1 लाख कैमरे शो कर सकते हैं। अगर एक आदमी हमारे बॉर्डर में आ जाता है, जी, अगर ये उस कहाँ गाड़ी बनाया? पर, हाँ, गाड़ी पर हम नजर रखना चाहते हैं। ये कहाँ बनवाया आपने? यही है बंजारा हिल पर कमांड एंड कंट्रोल। एक बार आप देखिए, अभी तो ठहरे, बिल्कुल हमारे ऑफिसर्स को बता दूंगा, आप जाकर एक बार इंस्पेक्शन कीजिए। बिल्कुल ज़रूर। बेस्ट कमांड एंड कंट्रोल है। और लैंड ऑर्डर में पुलिस, हमारे पास खास तौर से पुलिस को बहुत अच्छे ट्रेनिंग किया गया, क्रिमिनल राइट्स का खात्मा किया गया। मुकम्मल अमन कायम करने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है, जो हमारी स्टेट में मुकम्मल अमन है। चौथी बात आपसे बताऊंगा, हमारे फार्मर्स जो आप जानते हैं जी, हमारे जो राइस प्रोडक्शन था हमारी स्टेट जी, में, ये तो हर पूरे देश की बैकबोन है फार्मर्स। ये हमारा हमारे फार्मर्स सुसाइड क्या करते थे। हाँ, ये तो बहुत बहुत हमारे सीएम ज़्यादा। साहब ने एक स्कीम लाई, आपको बताया तो ताजुब करेंगे, जी, रैतु बंधु और रैतु बीमा। रायतू बंधु बंधु और और रैतु बीमा। बीमा। रैतु बंधु यह है कि जो एक किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है सपोज, जी जी, तो हुकूमत 2 क्रॉप आते हैं हमारे पास, हर क्रॉप पर 5-5 हज़ार रुपये ग्रांट देती है उसे, नॉन रिफंडेबल। अच्छा, 10,000 रुपये फी एकड़ पे। अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो 1 लाख रुपए हुकूमत से उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, उसे 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिना किसी मेहनत के। बिना किसी मेहनत तो जमीन पे कर लेगा, वो तो कर पैसे लेगा, लगाने की लेकिन हाँ, जरूरत नहीं पैसे पड़ेगी। लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। जो जितना खर्चा आता है पूरे का पूरा हुकूमत ग्रांट की शक्ल में देती है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जी, किसान बहुत गरीब होते हैं, आप जानते हैं, बेशक। वो तो क्योंकि लगातार वो, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक वो मेहनत जी करते आ हाँ, रहे हैं। बिल्कुल है। अगर किसी किसान के पास अगर 2 गुंठे 4 गुंठे भी जमीन है, वो नेचुरल उसकी डेथ हो गई,
किसी वजह से इंसान है, पैदा होने के बाद तो एक दिन तो मरता है। बिल्कुल। आप बता दें सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, हमारी स्टेट में कोई किसान का देहांत होता है तो विद इन 10 डेज के अंदर उसके जो बेनिफिशियरीज होते हैं, उसकी वाइफ हो या उसके बच्चे जी। हो, उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, जो भी किसान मरता है सारे उनकी तेलंगाना के फैमिली अंदर जो उनकी फैमिली जो आश्रित है उनको 5 लाख 5 लाख रुपए आते हैं। उसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना एक्टिव होता है, रेवेन्यू में पता चल गया कि फला आदमी का देहांत होगा किसान का। लेकिन इस पर कई सारी मूवी बनी हुई है। मैं बस अब आपको बताऊं कि कई सारी मूवी बनी है कि वो कहना आसान होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है। कई बार मूवी बनी है कि ये कह तो दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो तो कभी करते ही नहीं है। आप देख लीजिए, अभी तो आप हैदराबाद में हैं, एक बार किसी विलेज में जाकर देख लीजिए, इतना जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है सीएम साहब। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमेशा एक्टिव रहता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स रहते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हर छोटे से छोटे गांव में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर मुकर्रर किया गया ताकि किसान को गाइड कर सके। बिल्कुल। और किसान इस वक्त इंडिया में, हमारे किसान सबसे खुशहाल, मैं समझ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह खुशहाल नजर आएंगे। किसान का हमारा जो प्रोडक्शन था ना, हमारी जो पैडी प्रोडक्शन था, टोटल हमारा तेलंगाना के अंदर 60 लाख टन का पैडी प्रोडक्शन था। अच्छा, आज 3 करोड़ टन से ज्यादा हो चुका है, 3 करोड़ टन से 60 लाख से 3 करोड़ टन। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने हमसे कहा, सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहब ने, आपके पास क्या जादू की चढ़ी है, किस तरह इस तरह बढ़ा है? तो हमारे सीएम साहब ने क्या किया, तकरीबन तेलंगाना के अंदर केनाल के जरिए पानी दिया है। किसान को 1 पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, करंट फ्री है, पानी उसके खेतों में फ्री आता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसान खुशहाल जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट खुशहाल स्टेट कहा जाता है। बेशक। लेकिन एक बात आप भी मानेंगे, क्योंकि इस वक्त चुनाव का वक्त है, तो चुनाव में बड़े सारे आरोप, अगर आपके 4 आपने डेवलपमेंट, अगर एक और हो तो मतलब आप अगर बताना चाहें। लेकिन अब लगातार सवालों के ज़खीरे भी आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपके खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और जो भी रीजनल पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है, उस सब ने आरोप ये लगाया, जो सबसे पहला आरोप उनका है वो यही है कि केसीआर साहब परिवार से बाहर नहीं सोचते हैं। जब भी बात आती है तो वो अपनी बेटी, अपनी बेटे और उन लोगों के आसपास ही सोचते हैं। तो अगर इतनी सारी चीज़ें और जिस तरह से आप बता रहे हैं डेवलपमेंट और तमाम चीज़ें, तो फिर और कोई क्यों नहीं, सिर्फ परिवार? देखिए साहब, मैं क्या परिवार का हूँ? मुझे होम मिनिस्टर बनाया गया ना। आप बोलिए, आप हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, आज तो आप 75-80 साल के करीब आ चुके हैं, 77 साल में हमारी स्टेट में कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की जी। क्या किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? पहली बार केसीआर साहब ने एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस स्टेट का बनाया। मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारी स्टेट में कभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला होम रेवेन्यू मिनिस्टर मैं हूँ। दूसरी मरतबा मुझे होम मिनिस्टर बनाया गया। तो एक कमेटी जहाँ इस मुल्क में रहती है उसको इज्जत देने के लिए उसे ओहदा देना पड़ता है। डेफिनेट आप कहते हैं केसीआर साहब की फैमिली, चूंकि फैमिली बहुत एजुकेटेड है और वुमन पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियंस होते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, लेकिन वो लोग उनका आरोप है कि वो डिसीजन मेकर केटीआर है। ये 100% वो जो भी डिसीजन मेकर है, केसीआर साहब बहुत स्टिक आदमी है। जब वो फैसला कर लेते हैं ना ये करना है, तो कोई भी उनको शेक नहीं कर सकता। वो करके बताते हैं और सक्सेस होके बताते हैं। लेकिन अब सरकार को मजबूत होते हैं ना जी, खुदा भी उसकी मदद करता है, वैसे केसीआर साहब के रात। लेकिन अब ये कहा जा रहा है केसीआर साहब से ज्यादा केटीआर साहब हैं, मतलब उनके बेटे ज्यादा एक्टिव हैं और वो सारी चीजें। देखिए साहब, उनके बेटे बहुत अच्छे हैं। आपको मैं बता दूंगा, मेरे वो वर्किंग प्रेसिडेंट लेवल के नहीं कहता हूँ, बहुत काबिल आदमी, बहुत काबिल आदमी। जितने हिंदुस्तान में जितने पॉलिटिकल लीडर्स के फैमिलीज हैं जी, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो केटीआर साहब इंडिया में नंबर 1 है जो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, डेवलपमेंट। आप हैदराबाद शहर देख लीजिए, वो म्युनिसिपल मिनिस्टर है, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है और आईटी मिनिस्टर है। उनका जो कंपटीशन है, एक तो सिटी डेवलपमेंट है, बिल्कुल, दूसरा हिंदुस्तान के 28 स्टेट है, फॉरेन कंट्रीज जाकर वहाँ से इंडस्ट्रीज को लाना है, आईटी कंपनीज को लाना है, ये वर्ल्ड कंपटीशन में जाके लाना पड़ता है। वो काफ़ी एजुकेटेड है, बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत उनका मिलने जुलने का तरीका, बहुत अप्रोच बहुत अच्छा है और अब आवाम बहुत दिल से उन्हें भी चाहती है। आप कभी उनकी स्पीच
हिंदी भी बहुत अच्छी बात करते हैं। बिल्कुल। आप कभी स्पीच आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और उनकी तकरीर जो है, मैं कुछ दिन पहले एक माइनॉरिटी की मीटिंग हुई थी, चूंकि अब इलेक्शन का टाइम है, आप जी जी जानते हैं, बेशक बिल्कुल हर पार्टी के लोग अपने अपने मीटिंग लगाते हैं। निश्चित मैंने तौर भी अपनी मीटिंग लगाई जल विहार के अंदर, जी। बहुत पब्लिक आई। तो मुझे शाम में फ़ोन करके बोले, महमूद भाई शुक्रिया, बहुत पब्लिक थी, बहुत सक्सेसफुल थी। सब पब्लिक तो बहुत थी, मगर आपकी जो तकरीर थी ना, इंडिया की बेस्ट तकरीर में शुमार किया जाता जो आपने तकरीर की हिंदी के अंदर। तो इतनी अच्छी हिंदी में तकरीर करने थे और काम भी उसी तरह करते। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाए गए, IT कंपनीज आए हैं, बहुत से आए, लाखों लोगों को जॉब मिला उससे, शहर के अंदर डेवलपमेंट आया उससे, और बहुत काबिल आदमी है। देखिए, औलाद उनकी ज़रूर है, पर काबिल औलाद को तो मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नालायक औलाद है तो नहीं देना चाहिए, मुल्क का मसला है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो काबिल हो या नालायक हो, क्योंकि औलाद है इसलिए उसको मौका मिल रहा है। नहीं, वैसा नहीं। उन्होंने एक ही मिनिस्टर थोड़ी है KTR, उनके साथ भी तो और 15 मिनिस्टर्स है। तो ऐसी बात नहीं है। KCR साहब हमेशा जस्टिस करते हैं, उनमें जो कैपेसिटी है, उनके पास जो काम करने का तरीका है, तो डेफिनेट वैसे आदमी को काम देने में काम डेवलप हो सकता है। ये लेकिन कभी CM साहब का जो इन्फ्लुएंस वो कभी यूज़ नहीं करते हैं कि अरे फला के बेटे नॉर्मल आदमी की तरह रहते, नॉर्मल काम करते। लेकिन आपके स्टेट में एक दिलचस्प बात यह है कि आपके ऊपर अटैकिंग BJP भी उतनी हार्ड अटैकिंग है और कांग्रेस भी, और दोनों ही कह रहे हैं कि इस बार आप सरकार में नहीं रहेंगे। देखिए, बोले 100% हम सरकार में जाएंगे, सरकार 100% हमारी बनेगी। आप तरक्की की बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। हमारी तरक्की देख लीजिए आप, इंशाल्लाह अभी तो आज कल आए, अब 2 दिन अगर हैदराबाद में देख लेंगे ना आप, स्टेट में पूरा घूम कर देख लेंगे, रोड कनेक्टिविटी हमारी स्टेट में है ना। मैं 2 दिन पहले जरूर आया हूं, लेकिन हमारी टीम लगातार यहाँ है और हमने ग्राउंड रिपोर्ट हमने पूरा इकट्ठा किया और हमने प्रॉपर तरीके से सर्वे भी चला है, तमाम चीज़ें हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं कि आप लोगों ने जो काम किए हैं उसी काम पे आप वोट मांग रहे हैं और उन्हीं काम पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बात कहीं ना कहीं से एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, तेलंगाना के इलेक्शन में हम ये बात दावे से कह सकते हैं, तेलंगाना के इलेक्शन में किसी कास्ट बेस पे चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट पे हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, दूसरे स्टेटों में आप जाइए, यूपी वहाँ कास्ट बेस पे इलेक्शन होते हैं। हम बस कोई तकरीब में भी कोई कास्ट की बात नहीं कर सकता। डेवलपमेंट की बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और CM साहब भी डेवलपमेंट की बुनियाद पे लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमने इतना डेवलप किया है, इसको आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर हमें वोट दीजिए, इसी तरह डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। आवाम देख रही है और मुझे पूरी उम्मीद है। आज देखिए, हर पार्टी वाले तो यही कहते हैं, अगर आप कोई कांग्रेस के लीडर से बात करेंगे तो कहेगा ज़रूर हम हुकूमत बनाएंगे, कोई BJP लीडर से बात करेंगे, हमारी मायावती के पार्टी से भी कोई ठहरते हैं, उनसे भी पूछा तो बोलेंगे आपकी हमारी हुकूमत बनेगी, जबकि वो एक आध कैंडिडेट भी जीत नहीं सकते। तो ये तो पॉलिटिकल बोलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इस बार बहुत मतलब मजबूती से, मुकाबला तो कांग्रेस से चल रहा है इस वक्त। तो BJP भी थोड़ा सा 19-20 से कमजोर है और हमें पूरी उम्मीद है। कांग्रेस ने यहाँ कुछ नहीं किया, हमसे पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। खासतौर से माइनॉरिटी वोट के बारे में वो बात कर रहे हैं, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कोई ऐसा बजट खर्चा नहीं किया जो हमारे CM साहब ने किया। आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, चूंकि आप 5 बात बताओ बोले थे, 4 तो बता चुका था, एक और एक बात बता। बिल्कुल बेशक। उसके बाद मैं हमारी तरक्की के बारे में बता दूंगा, तो हमारे बजट के बारे में। बिल्कुल। 5वीं बात है कि एजुकेशन। CM साहब ने लास्ट ईयर जो है 720 करोड़ रुपये इमीडिएट सेंक्शन किया था। 720 करोड़, मना उरू मना बड़ी, मना बस्ती मना बड़ी, तेलुगु वर्ड से मेरा महिला मेरा स्कूल जी, मेरा गांव मेरा स्कूल जी। तो उसके लिए गांव के लोग सब लग गए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। बजट तो CM साहब दे रहे थे, वहाँ के मुकामी लोगों को हर एक को ये बात दे गया कि आप सबसे पहले जंगी खुदूद पे स्कूलों को डेवलप कीजिए। बिल्कुल। फंड तो CM साहब ने 720 करोड़ आप दिए, एट ए टाइम दिया गया खाली। तो कई स्कूलों को रिपेयर किया गया। अगर किसी जगह फर्नीचर डाले गए, बैट बोर्ड हो, ये बच्चों को अच्छा माहौल फराहम करने के लिए जी। और ख़ास बात बताता हूँ साहब का, हमारे CM साहब का, जी जी, उन्होंने बहुत गरीबों के लिए एजुकेशन के लिए बहुत किया। कैसे गरीबों से बताता हूँ, चाहे माइनॉरिटीज, चूँकि मैं भी मुसलमान हूँ, माइनॉरिटी मेरी साथ कमेटी है। माइनॉरिटीज में सबसे गरीब आदमी जो पंचर साइकिल के जो पंचर बनाते हैं जी, होटलों में जो प्यालियाँ धोते हैं, बिल्कुल, रिक्शा चलाते हैं, बेशक, ये फ्रूट के बंडियों पे जो बेचते हैं, उनके लिए क्या क्या
रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किया है सभी कम्युनिटी के लिए, SC ST BC माइनॉरिटीज़ के लिए, और अपर क्लास में गरीब तो कहीं भी होता है, इसी बात नहीं, बड़ा आदमी भी होता है, मेजॉरिटी कम होती है। बिल्कुल। CM साहब ने 1000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा। हाँ, और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, जिसके अंदर 1,20,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 58,000 तो लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, मुकम्मल फ्री। एक बच्चे के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है, और ये फ्री है। उनके माँ बाप को 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत है, वाह। मुकम्मल। क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे स्कूल जाने के लिए रक्षा होना पड़ता, जी। माँ बाप मजदूरी को जाते, स्कूल तक छोड़ के आने के लिए तकलीफ होता है, बिल्कुल। और उनके खाने पीने देख रेख के लिए। तो CM साहब ने इसलिए रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किया ताकि जो गरीब लोग हैं, जो लो लेवल पर जिंदगी गुजारे, बिल्कुल, उनके बच्चे आला तालीम हासिल। मैं आपसे एक बात बताऊं, इस मरतबा वो रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे टेमरिस जी जी। माइनॉरिटीज के 11 बच्चों को MBBS में दाखिला मिला, अरे वाह, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। 142 बच्चों को BDS में दाखिला मिला है, बड़ी बात है ये। 1500 बच्चों को इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है। ये CM साहब का सपना है। किसके कौन बच्चे? ये मजदूरों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे हैं, जो लोअर क्लास के, लोअर क्लास में भी बहुत लोअर से लोअर, जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते थे जी, उनके बच्चे ऐसे ऐसे अंग्रेजी, अगर आप देख लेंगे, आप एक बार टेमरिस का दौरा कीजिए। बिल्कुल जाऊंगा ऐसे महमूद ऐसे- साहब, बिल्कुल इस बात को और कंटिन्यू रखेंगे हम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी अभी हमारी बातचीत जारी रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि अभी तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है, अब सवालों की बात होगी। जो सवाल, जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इनकी सरकार पे लगाए जा रहे हैं, उन तमाम तल्ख सवालों को भी हम पूछेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लगातार ही खबरें जारी रहेंगी। और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, और मैं इस वक्त जिस शख्सियत के साथ हूं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि उनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं। डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है, बात तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, और उस चुनाव की सरगर्मियों को लेकर हो रही है। हमारे साथ होम मिनिस्टर हैं, और साफ तौर पे वो जिस तरीके से अपनी डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं उसको और जारी रखते हैं हम। लेकिन इस बार थोड़ा हम अपने लोकेशन को चेंज करेंगे, क्योंकि उनसे अब चलते हुए बात करेंगे, क्योंकि आबो हवा को भी समझना है और राजनीति यहाँ किस तरीके से हावी है उसको भी समझना है। महमूद साहब, हम लोग एक बात जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात आपने की, आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट पे बहुत सारी मेहनत की है CM साहब ने, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और भी बाकी रह गई हैं जो आपको? देखिए, जब तक इंसान दुनिया में जिंदा है, मसाइल आते रहेंगे, मसाइल हल करते रहेंगे। मसाइल एक दिन में तो ख़त्म नहीं होते, एक साल में ख़त्म नहीं होते, ज़िंदगी भर मसाइल आते रहते हैं, मसाइल हल करते रहते हैं। बहुत से 9 साल 4 महीने में हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बहुत से मसाइल हल किया है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं लगातार, आपको अभी और वक्त चाहिए? मतलब आपको ये लगता है कि अभी कुछ चीज़ें और भी बाकी रह गई हैं? ये 9 साल 9.5 साल में जो काम किया गया है, इतने कम वक्त में बहुत अच्छा काम हुआ, और ख़ुद वक्त चाहिए। क्योंकि हमसे पहले जिस लोगों ने हुकूमत की, हमारे स्टेट में लोग भी आपके यहाँ, मतलब लगातार लोग आते रहते हैं, लोग मुलाकात करते रहते हैं, अपनी परेशानियां आपसे साझा करते रहते हैं, तो इन परेशानियों हमारे पास हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सुबह से शाम तक हमारा काम यही है कि एक बार मैं जरूर कहूंगा कि अरब हमारे कैमरामैन हैं, आकाश, आप भी ये ज़रा दरवाजे को दिखाइए कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लगातार होते हैं, और लोग यहाँ पे अपनी परेशानियाँ, अपनी दुख दर्द, तमाम तकलीफ यहाँ पे शेयर करते हैं, और उनका मुकम्मल तरीके से इलाज भी होता है। ये कह लें कि उनकी तमाम सवालों के जवाब। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल जो लीडर होता है ना, ये आवाम की, पब्लिक की खिदमत करने के लिए पब्लिक सर्वेंट होता है। असल जो है पब्लिक से की टैक्स से हमारी तनख्वाह दी जाती है। हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते, हमारा काम है 24 घंटे उनकी खिदमत करना, जो उनकी तकालीफ है दूर करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, सबसे अहम फ़र्ज़। ये बड़ी बात आपने कही है जी, कि जो अपना फ़र्ज़ है पहले उसको निभाने की ज़रूरत है, और ये फ़र्ज़ यही है कि आप लोगों की तकलीफ को दूर करें। बेशक। एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, ये बात थोड़ा सवाल हो सकता है कि हार्ड हो, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी है। महमूद साहब, आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं, बहुत सारे काम किए हैं, फिर अज़हरुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है आप लोगों को? क्योंकि जब आप माइनॉरिटीज़ के लिए तमाम लोग काम करते हैं, और जिसको ऑलरेडी वो बीजेपी भी, कांग्रेस भी ये कहती है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी को मोबिलाइज करते हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, ये भी आप जानते हैं, फिर उनकी ज़रूरत आप लोगों को? मैं एक बात बताऊं इकबाल साहब को, हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। हम 14 साल इस तेलंगाना हासिल करने की जद्दोजहद किए, वो कांग्रेस के साथ थे। जब हम 2014 में इलेक्शन जीते, 63 सीट जीते, वो हमारी स्टेट की जमात है,
ये स्टेट में दो ही जमात है जो लोकल जमात है, एक एमआईएम जमात है जो लोकल जमात है, एक बीआरएस पार्टी जो लोकल जमात है। हमारा कोई दिल्ली से वास्ता नहीं है, हमारे यहाँ की लोकल पार्टी, और हमारे इलेक्शन में उनकी ज़रूरत हमें नहीं रहती। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमान केसीआर साहब को जितना चाहते हैं ना, अवैसी साहब से भी ज़्यादा चाहते हैं। आप पूछ लीजिए, जब आप कल परसों में आप जब सर्वे करेंगे, बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन कभी हमारे को कभी भी उनकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन फिर उनका साथ क्यों? फ्रेंडली है हमारी, क्योंकि एक स्टेट के दोनों पार्टी है, इसलिए फ्रेंडली है। हम इलेक्शन में कभी कांग्रेस ने जो, और कांग्रेस और बीजेपी, खासतौर पे कांग्रेस इस बात को लेके बहुत हमलावर है। वो कह रही है कि भाई आप, क्योंकि वो कर्नाटक उन्होंने साफ तौर पे वो अभी जीता है और वो उन्होंने रिजल्ट दिया है, माइनॉरिटी वोट की बात हम कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी वोट में वो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट आप गिना रहे हैं, आप गिनतियां गिना रहे हैं, लेकिन आपको साथ की जरूरत पड़ रही है असदुद्दीन ओवैसी की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक बात बताना चाहता हूँ, असदुद्दीन साहब जहाँ से कांटेस्ट उनके भाई साहब अकबर साहब करते हैं ना, वहाँ पर भी हमारा कैंडिडेट है। पूरे 7 जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लड़े, अब तो 9 लड़ रहे हैं, 2 तो हमारे राजेंद्र नगर में जोबली हिल में भी लड़ रहे हैं। हमारा उनका इलेक्शन में अलायंस नहीं होता है, ये गलतफहमी है लोगों को कि हमारा और एमआईएम का अलायंस होता है, बोल के खत्ता ही नहीं होता है। उन्होंने अपने कैंडिडेट डालते हैं, हम अपने कैंडिडेट डालते हैं। उनके खिलाफ भी कैंडिडेट आप देते हैं? बिल्कुल डालते हैं। कांग्रेस जो है इसको जरा थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में जो है बहुत बातें बोलती है। ऐसा हमारे साथ एमआईएम के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है, अलबत्ता हमारी फ्रेंडली पार्टी है। इस कंफ्यूजन को, मैं अब आपसे बेहतर तो कोई मिलेगा नहीं जिस इस कंफ्यूजन को दूर करे, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि लगातार ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करें, आवाम में भी इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो मतलब बीआरएस चीफ के साथ होते हैं, वो तमाम चीजें, बीआरएस चीफ ने भी कई बार उनको तारीफ की है। और सबसे बड़ी बात है इस बार जो जो लड़ाई है, जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन की जो दीगर पार्टियां हैं, वो जिस तरीके से आपको आपके सामने टारगेट आपके सामने दे रही हैं, उसमें माइनॉरिटी वोट है। माइनॉरिटी वोट के लिए वो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ केसीआर साहब और उनकी पार्टी कहती है कि बहुत काम किया, फिर भी जरूरत उनको असदुद्दीन ओवैसी की। डेवलपमेंट के बुनियाद पर केसीआर साहब को वोट डालिए, क्योंकि पहले वो कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने उनके साथ काफी जमाने तक रहे, मगर अब जब हमारी पार्टी बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा डिफरेंस है, मैं छोटी 1-2 एग्जाम्पल अगर आपको दे दूंगा। पिछले 10 साल में कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, 2004 से 14 तक पूरा आंध्र प्रदेश में उनकी हुकूमत थी। मुकम्मल माइनॉरिटी का जो बजट उन्होंने खर्चा किया 2200 करोड़, 200 करोड़ मुकम्मल आंध्र प्रदेश, उसका 58% आंध्र में जाता था, 42% हमारे पास था। आप देखिए 2200 करोड़ का 42% आप लेंगे तो 1000 से भी कम होगा, 900 चिल्लर करोड़ का बजट होगा। तो ये खर्चा करने वाले सीएम साहब है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ आपको, अगर आप इजाजत देंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया था हमारे पास, आज से 15 साल 20 साल पहले। हालात ख़राब थे, मुसलमान गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारे थे। बहुत अरब ममालिक के बूढ़े लोग भी आकर हैदराबाद से शादी करके जाते थे, आप देखते ना। सीएम साहब ने देखकर कहा कि क्यों भाई हमारे मुसलमान क्यों ऐसे लोगों को दे रहे हैं, तो क्या है, तो बोले माशी तंगी की वजह से। सीएम साहब ने एक शादी मुबारक स्कीम लाई। शादी मुबारक स्कीम तेलंगाना सरकार में, ये तो बहुत दिलचस्प। हाँ, शादी मुबारक स्कीम जो है गरीब बच्चों की शादी कराना। उस पहले भी थी स्कीम, 2004 से 2014 तक सारे आंध्र प्रदेश का बजट 5 करोड़ रुपए था। कितना था? 5 करोड़ रुपए। किसका? कांग्रेस के जमाने में 5 करोड़। ये आप नेट पे चेक कर सकते हैं, चेक करते। उसमें 42% कितना होगा? 2 करोड़ 20 लाख 25 लाख ही होते होते। वो हमारे पूरे तेलंगाना में 2 करोड़ 25 लाख रुपए आए उनके। कितने? 2 करोड़ 25 लाख। मगर केसीआर साहब 9 साल 4 महीने में क्या करे? 2,66,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी करे। 2,66,000। खर्चा कितना करे? 2,300 करोड़। 2,300। आप बताइए किधर है? हाँ, फिर वही तो, किधर है 2 करोड़? आप बताइए किधर है 2 करोड़, किधर 2,300 करोड़? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देख के लोग कह रहे हैं, अवैसी साहब भी वो देख के बोल रहे हैं, महमूद साहब मुसलमानों का हमदर्द है, मुसलमानों का दोस्त है, मुसलमानों को मदद कर रहा है, मुसलमानों को रेजिडेंस स्कूल में पढ़ा रहा है, मुसलमानों को अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भी जा रहा है। वैसे आदमी की मदद करो, और कोई उनसे हमारा वो नहीं है फ्रेंडशिप। महमूद साहब आप खुद बताइए, आप तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, आपने तो पूरी सारी चीज़ें देखी हैं, और आप जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को जितना बेहतर आप एग्जामिन कर सकते हैं, जितनी बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं, उतना कोई नहीं बता सकता। तो फिर उसके बावजूद, क्योंकि
क्योंकि ये भी आप मानते हैं कि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के लिए ये कह पाना, ये बता पाना, ये समझा पाना माइनॉरिटीज को बहुत आसान हो गया है कि वो उसके बहुत मतलब उसका वेल विशर है। ये बात आप भी समझ रहे हो। वोट की राजनीति है। चाहता हूँ मैं एक बात, कर्नाटक में किसकी हुकूमत थी? बीजेपी की हुकूमत थी। मैं भी वहां रहा तो कांग्रेस को वोट डालता था। किसको डालता था बताइए? क्योंकि बीजेपी इतना तंग करके रखी थी। आप जानते हैं, हिजाब पे झगड़ा चल रहा था, बुरखा पहन पर झगड़ा चल रहा था, हत्ता के गोश्त खाने पे झगड़ा चल रहा था। आप जानते हैं, डिक्की में कोई गोश्त ले आ रहा तो वो बड़े का गोश्त छोटे। लेकिन यहाँ भी यहाँ तो बिल्कुल सुकून में है मुसलमान। वो तो एक बड़ा इशू बना रही है, वो बड़ा इशू बना रही है। वो तो साफ तौर पे कह रही है कि भाई जब केसीआर साहब और उनके तमाम जो लोग हैं, दीगर लोग हैं, जो उनके बहुत पार्टी के जो बहुत मजबूत लोग हैं, उसमें आपका भी नाम था, कि वो जब ये बातें कहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट किया, तो फिर अज़हरुद्दीन ओवैसी की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है। मैं कौन है आपको बता रहे हैं? ये तो कांग्रेस का इल्जाम है। वापस कांग्रेस का इल्जाम है हमारा, हम पर। तो आप लोग दोस्ती है, दोस्ती, हमारी मदद की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में दोस्ती का मतलब अरे देखिए साहब, दोस्ती तो आपसे भी रहती है। अब आपसे एक बार दोस्ती होगी तो दोस्ती तो रहेगी ना। हमारी दोस्ती तो अलग है। हम तो देखिए दोस्ती है, फिर भी सवाल कर रहे हैं आप। हमारी स्टेट की पार्टी है वो, अब दूसरी स्टेट की नहीं है। वो पार्टी का बॉर्न यहीं हुआ है, यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी को भी गले लगा लीजिए फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कांग्रेस से जो झगड़ा है ना, तो बीजेपी को तो हम गले लगा ही नहीं सकते, कांग्रेस को भी नहीं लगाते। बीच चूंकि पावर में अगर हम कांग्रेस से दोस्ती करेंगे तो पावर में किस तरह आएंगे बताइए? हम उनकी भी इज्जत करते हैं, किसी की इज्जत करने में। वैसी साहब से आपका पार्टी का गठबंधन है या नहीं है? हम नहीं, ये टोटल देखिए आप, टोटल देखिए, अवैसी साहब से हमारा पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। अवैसी साहब की अपनी अपनी पार्टी है। वो वोट किस पे मांगते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो उनके विधायक भी जीत के आते हैं, वो 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये भी, और ये पूरा तेलंगाना जानता है, लेकिन फिर वो वोट किस पे मांगते हैं? क्योंकि वो तो आपके खिलाफ ही वोट। तो नहीं, वो भी मेहनत करते हैं, हमारे खिलाफ ही रहते हैं। हमारे पास उनका जो एरिया में उनका कैंडिडेट रहता है, हमारा भी कैंडिडेट रहता है वहाँ पे। जहाँ अकबरुद्दीन अवैसी साहब डरते हैं ना, वहाँ पर भी हमारा कैंडिडेट होता है। कहते हैं कि ये मतलब दोस्ताना फाइट होती है। देखिए अब उनको अरे देखिए साहब, अब अपने अपना सोचने का नजरिया है। ये कोई दोस्ताना फाइट की बात नहीं है। देखिए ये लोग हमारे पे इल्जाम लगाते हैं। देखिए वो हमारी तेलंगाना की पार्टी है, यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई है। साहब ये लेकिन लॉजिक अच्छा नहीं है, ये बात आप भी समझिए। आप ये कह रहे हैं, तब तो फिर जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, फिर तो उन्हें इकट्ठा हो जाना चाहिए। साहब बीजेपी पार्टी दिल्ली से आना पड़ता, बीजेपी की बात नहीं, दिल्ली से आना पड़ती। रीजनल नहीं है, जो भी रहने दीजिए। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र की थी, आप बताइए कौन सी रीजनल पार्टी है बताइए? कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर बढ़ चुके हैं। एमआईएम पार्टी अपने देखिए, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक है ओल्ड सिटी के अंदर, वो आज नहीं 30-40 साल से जीते आते हैं। कि हमारे इसी टाइम जीत रहे हैं क्या? वो तो पहले भी जीत चुके हैं। 2014 से पहले भी, हम तो 2014 में फर्स्ट टाइम जीते हैं। उससे पहले वो 30 साल से तो मुसलसल असेंबली में नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। उनके वालिद नुमाइंदगी करते थे, वो नुमाइंदगी करते हैं। उनका अपना एक एजेंडा है। उनको आपकी जरूरत, मतलब आपको उनकी जरूरत नहीं है। देखिए ना, हमको उनकी जरूरत है ना, उनको हमारी जरूरत है। उनके वोटर उनको वोट डालते हैं, हमारे वोटर हमको वोट डालते हैं। ये कांग्रेस का इल्जाम है खाली पीली। कांग्रेस जब उनके साथ ही तो कभी नहीं बोली ना बात, उन्होंने भी तो उनके साथ दोस्ती करे ना। अरे दोस्ती हम करें तो हमको दोस्ती करें आप। हमसे पहले तो दोस्त, असल दोस्त तो उनके कांग्रेस थे। हम 14 साल जद्दोजहद करें, वो हमारे साथ नहीं थे। क्योंकि उन्हें समझते कि छोटी स्टेट बनने के बाद तरक्की नहीं कर सकी, उनका नजरिया था। पर छोटी स्टेट बनने के बाद जो तरक्की की है, आज उनका नजरिया बदल चुका है। आज केसीआर साहब ने जो तरक्की दिलाई है तेलंगाना को, आप कंपेयर कर लीजिए सारे हिंदुस्तान में। हर शोबे हयात में कोई ऐसा शोबा छूटा नहीं हमारे पास जिसमें हम तरक्की नहीं करें। आबो हवा यहाँ की बहुत अच्छी है महमूद साहब, इस पे आप लोगों ने कितना वर्क किया है? क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली की आबो हवा है वो बहुत बिगड़ी हुई सी है, लेकिन सियासत के लिहाज से ये आबो हवा कितनी बेहतर आप लोग की। ये भी आपको बता दूंगा। हिंदुस्तान में कहीं पर भी देखिए हरितारम का बजट है क्या? देखिए आप देख लीजिए, झाड़ लगाने का। नहीं, हमारे एमएलए फंड में 10% बजट हम हरितारम झाड़ लगाने के लिए देना कंपलसरी है। अच्छा, विधायक फंड में? आज हमारा तेलंगाना बनने के बाद, अभी फ्लाइट से तो नहीं दिखा, कभी हेलीकॉप्टर में आइए आप, हम बुलाएंगे तो जहां आपको हरा भरा दिखेगा वहां से तेलंगाना शुरू होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो आपके साथ एकदम रहने वाले हैं, पूरे चुनाव कवर करेंगे। वेंकैया नायडू साहब मुझसे कहे हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बोले महमूद अली साहब हरा दिखते हमको, ऐसा हो जाता है कि आप तेलंगाना शुरू कर। करोड़ों जितने करोड़, मैं समझो हजारों करोड़ दरख्त लगाए गए, हर जगह हरा भरा है। विधायकों को मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, मतलब विधायक के लिए 10% का फंड है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, फंड क्या जियो है।
10% जो है बजट निकाल के झाड़ों को लगाना चाहिए, फॉरेस्ट में लगाना चाहिए। फॉरेस्ट डेवलप, क्योंकि फॉरेस्ट हुआ तो है कि आबोहवा अच्छी होती है और डेफिनेट झाड़ों से जो ऑक्सीजन निकलती है वो लेने से हम सेहतमंद रहते हैं। ये हमारा स्टेट को फख्र है, हम सीएम हमको फख्र से कहते हैं हम कि हमारा स्टेट जो है हरा भरा स्टेट है। इतना हरा भरा स्टेट आपको कहीं भी नहीं दिखा। ये जो फंड की बात भी आप बता रहे हैं, जो डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। और ये हम खुद भी अपने तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये पहला तेलंगाना स्टेट होगा जहां पे विधायकों को 10% उनके बजट के हिसाब से कहा यह जाता है कि 10% आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरिया को डेवलप करने में खर्च करना पड़ेगा। ये हम सही डेफिनेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम कंपलसरी 10% हमारा जो बजट आता है 2.5 करोड़ है, हम उसमें से 25 लाख रुपए निकाल के इमीडिएट फॉरेस्ट को देना ही पड़ता था। तो उससे क्या होता है, उनको इनकरेज करे ऐसा होता है। और ऐसा पूरे असम्बलियों में होता है। बजट हुकूमत भी अलग देती है, बजट खुद अलग लगाती है फॉरेस्ट बजट। और हमारी स्टेट में काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी पहले कुछ नहीं था। यहाँ फैक्ट्री और जिस तरह से मतलब ये दिल्ली में, जो दिल्ली की अगर हम समस्या की बात कर लें, जो क्योंकि वो सेंट्रल है और वहाँ पे सेंट्रल से अलग वहाँ पे जो राज्य सरकार है वो लगातार परेशान है। वहाँ बगल में पराली के जलने की, तो वहाँ पे दूषित हवाओं की, तो इसके कंट्रोल के लिए अगर, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया, इसके कंट्रोल के लिए क्या कोई सजेशन आप दे सकते हैं क्या दूसरी सरकार? डेफिनेट देखिए, ये घास जो पराल का घास नहीं जलाना चाहिए। ये चूंकि दिल्ली के बाजू हरियाणा पंजाब होने की वजह से जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो जानवरों के चारे के इस्तेमाल के लिए, उसे सेव करने के लिए हुकूमत अच्छा बजट देना चाहिए। पराल का जो घास होता है उसको बहुत इस्तेमाल में आता है। इसे एक तो जानवर के इस्तेमाल में आता है, दूसरा पैकिंग के इस्तेमाल में आता है। वो हमेशा जलाना नहीं चाहिए। हम भी यहाँ भी देख रहे हैं इक्का दुक्का जगह, फौरन हमारे कलेक्टर एक्शन ले लेते हैं इसके ऊपर। जलाना नहीं, जला देंगे तो फिर वो धुआं निकल के कहाँ जाएगा, हमारे शहर में घूमता रहेगा, हमारे तो माहौल खराब हो जाएगा। लोगों डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है अगर वो पराली नहीं जलाए तो कैसे? क्योंकि आप लोगों ने आपने बताया कि फार्मर को भी बहुत बेहतर तरीके से सेव करना चाहिए, सेव करना चाहिए। उसके लिए कुछ फंड देना चाहिए अलग। गवर्नमेंट जिस तरीके से फार्मर्स को उसको बचाना चाहिए, फार्मर को भी सख्ती बरतना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए उसकी पैकिंग का या उसको स्टोर रखने के लिए। तो जहाँ तक उसकी हिफाजत करना, दिल्ली के जो अतराफ के जो फार्मर्स हैं उनसे भी अपील करता हूँ और हमारी स्टेट के फार्मर से भी मैं अपील करना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक अब क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है और हमने जितना वक्त लिया वो हमको पता है, एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि अब ये आप मानते हैं कि जितने साल आपने एग्ज़ाम दिया है, जितनी साल आपने तैयारी की है, जितनी तमाम चीज़ें हैं, सवालों का ज़ख़ीरा अब आपके सामने होगा, तमाम हर तरह के सवाल होंगे। आपको लगता है कि जिन तमाम सवालों के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि जिस जिस तरीके के सवाल अभी आएंगे वो आप भी ये जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में वो तमाम कहे जाते हैं कि तमाम गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। तो उन सवालों के लिए भी आप तैयार हैं? क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि हाँ किस्म का सवाल कर सकते, जब हम पॉलिटिक्स में आए तो जवाब देना जिम्मेदारी है। हम सवाल से तो भाग नहीं सकते। आप सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे और अल्लाह चाहे तो माकूल जवाब देंगे, आपके समझ में भी आएगा। बिल्कुल। सीएम साहब के बारे में कहते हैं कि बहुत लेविश लाइफ जीते हैं वो, बहुत उनका जो रहने और सहने का तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत काफ़ी। तो ऐसा सब ऐसा कोई भी लेविश नहीं है। ये हैदराबाद नवाबों का शहर है, अच्छा रहते हैं। झोपड़ी में क्यों रहेंगे साहब? अच्छा सा महल अब घर बना कर रहेंगे। हमारा सेक्रेटरीट देख लीजिए कैसा सेक्रेटरीट है, हमारा इंडिया में नंबर 1 है। ये निज़ाम स्टेट है। निज़ाम जो है पेपर वेट जो इस्तेमाल करते ना, वो कोहनीर जो हीरा था ना उसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। वो निज़ाम का स्टेट है ये। आज यहाँ हम लोग खुशहाल है, अच्छे सुकून में, अच्छी तरह। हमारे लग्जरी पर तो सीएम साहब सादा सीधा चप्पल पहनते हैं। मैं जो कपड़े पहना हूँ इससे भी शायद यही दाम के कपड़े होते होंगे, और कुछ तो करते नहीं हो, कुछ शौक के सवाल। अरे ये लोग पब्लिक क्या है, वो बिल्डिंग नहीं। देखिए हमारे पास खास बात है इंडिया में, हमारी जो अपोजिशन होती ना वो हर चीज़ पे तनकीद करती है। अच्छे पे भी तनकीद करती है, बुरे पे तो ज़रूर हक है उनको करने का। हम बहुत खुश होते हैं जो लोग हमारे पे तनकीद करते हैं, तो हमको उससे हमारी इस्लाह हो जाती है। अगर आप कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं। लोग मीडिया से घबराते हैं। मीडिया सबसे अहम पिलर है, थर्ड पिलर है। आपने नहीं, आप में कोई घबराहट नहीं, आपने तो थर्ड पिलर है हमारा। मीडिया के जरिए तो हमारी बात लोगों तक जाती है। और हमारी स्टेट में सीएम साहब कोई लग्जरी नहीं है। वही इनोवा गाड़ी में बैठते हैं, कार के अंदर, वो सीधे साधे कपड़े पहनते हैं। वो तो इतने पतले हैं, कोई ना सूट पहनता ना कभी कोई बड़ी चीज़ पहनते। अब वो क्या है, अपोजिशन उठाते हैं क्योंकि सीएम साहब क्या है, प्रगति भवन अच्छा सा बनाए हैं और बनाना चाहिए। क्योंकि हम इतने, क्योंकि मैं देखता हूँ, आपसे एक बात बताता हूँ, सेक्रेटरीट बनाया गया तो सेक्रेटरीट तोड़ने पे बहुत लोगों ने गड़बड़ की, हाईकोर्ट के 25 चक्कर लगा दिए, सबको केसा डाल दिए। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ। मैं जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, एक डेलीगेशन आया था मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट से आने के बाद सीएम साहब भी मुलाकात करे,
मुझसे आके मेरी चैम्बर में मुलाकात करे सेक्रेटरीट के अंदर, मैं उन्हें नीचे तक छोड़ जा, चूंकि उसमें एक दो वजीरा थे, तो वो लोग अरबी में बात करते पूछ रहे थे सेक्रेटरीट हमारा देखने के बाद, ये बहुत गरीब कंट्री है क्या पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे थे? वो जो उनके साथ जो ट्रांसलेटर था ना, उससे पूछ रहे थे ये तेलंगाना जो स्टेट है ये बहुत गरीब स्टेट है क्या तेलंगाना बनने के बाद की फॉर्म में? तो वो शख्स रहा था नहीं नहीं ये निज़ाम स्टेट है पैसा। अरे फिर तक कैसा गंदा सेक्रेटरीट है, इधर एक चीफ मिनिस्टर का चैम्बर है, ऊपर चढ़ो सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ मामूली, इधर है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चैम्बर है, उधर गए तो उधर चैम्बर, क्यों बहुत वर्स्ट कंडीशन कहीं कोई पूछे। तो मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, इस वजह से आज सीएम साहब बनाए, आज जब जो भी मिडल ईस्ट वाले आंदो या वर्ल्ड से कहीं भी आंदो, हमारा सेक्रेटरीट देखते हमारा माश क्या लगता है अंदाजा हो जाएगा। आज हमारी परेड इंडिया में नंबर 1 परेड इंडियन तेलंगाना की है, इतना करने वाले सीएम साहब है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, वो सब बातें लोगों को तो बाहर से दिखते हैं, हम नज़दीक से देखते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, इतना खाना खाते हैं वो, इतना कितने 50-55 किलो के क्या खाएंगे, इतना सा खाते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। चुनाव के बाद सरकार आपकी बन रही है, आप 100% मुझे तो पूरा यकीन है, अल्लाह की ज़ात से यकीन है 100% हमारी हुकूमत बनेगी। उसका रीज़न सबसे अहम है हमारे सीएम साहब का कारनामा। अभी से लेकर हम 28 तारीख तक आपके साथ रहने वाले हैं, आपको तमाम चीज़ों से वर्कआउट करेंगे और आपकी तमाम दावों को हम भी परखेंगे। और ये साफ तौर पे महमूद साहब थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर सवाल के जवाब बेबाकी से देंगे, जो भी आप पूछना चाहें पूछिए, जो भी आप जानना चाहें जानिए। और हमने बहुत ही बेबाकी से तमाम वो सवाल पूछे जो इस वक्त तेलंगाना की राजनीति में सबसे हॉट केक बने हुए हैं। तेलंगाना की राजनीति में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तेलंगाना में जो बीआरएस पार्टी है वो कैसे सरकार में लौटेगी, क्योंकि माना यह जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह की शिकायतें हैं, तमाम चीज़ें हैं। एक सवाल बाकी रह गया था, एंटी इनकम्बेंसी का सवाल। ये जो लगातार ये कहा जाता है कि 9 साल से आप सरकार में हैं, इस तरह के भी मामले देखिए थोड़ा सा आता है। अब सपोज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, बाहर लोग ठहरे हुए हैं, अरे साहब हमको बुलाए नहीं बिठाए नहीं, थोड़ा था कभी आता है, 10 साल का पीरियड है, किसको आता है जो पावर में रहता है, पर उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है कि हुकूमत गिर सके, मामूली सा थोड़ा बहुत रहता है, किसी पूरा एमएलए से भी नहीं है, 100% एमएलए से नहीं है, वो सिर्फ 2-4% के तक है। कुछ लोगों में आप लोग दूर कर लेंगे और लोगों के जहन में मैं बताऊंगा एमएलए साहब जितने अहम है उससे ज़्यादा अहम चीफ मिनिस्टर साहब है। इन तरक्की हमारी स्टेट की तरक्की एमएलए काम कर सकता है, मैं तरक्की करने दिलाने वाला विजन वाला सीएम केसीआर है, लोगों को इतना यकीन है पूरा। अरे केसीआर बोले तो बहुत ज़हीन इंसान है, ज़हीन इंसान। ये एक वाक़या सुना देता हूँ कि जहानत का आपको, वो बताते थे, मुझे भी बताए, जब वो छोटे थे 6-7 साल के, वो सिद्दीपेट स्कूल में पढ़ रहे थे, ले आते ना लाइब्रेरी को ले आते, देखिए टीचर्स ले आते लिए, तो उनका स्कूल के जो लाइब्रेरी के टीचर थे उन लोगों को बड़ी लाइब्रेरी लेकर गए। केसीआर साहब 6-7 साल के 8 साल के थे, वो किताब एक देख रहे थे, वो तो बहुत मोटी किताब थी, तो वहाँ के लाइब्रेरी ने कहा उन्हें, बाबू बाबू ये आपके वक्त नहीं है, आपके लेने के पढ़ने के नहीं है, ये तो इंटर क्लास वाले पढ़ सकते हैं, आप तो बहुत छोटे हैं, 7 साल के 8 साल के, आप क्या पढ़ेंगे। तो उनके जो टीचर थे बोले कि नहीं बच्चा बहुत ज़हीन है, इसे दे दीजिए। वो किताब निकाल कर दे दिया और लाइब्रेरी ने कहा कि देखिए किताब हिफाजत से इसे पढ़ना नहीं चाहिए, हमें पहुंचा देना चाहिए। सीएम साहब ने 3 दिन में किताब वापस लौटा दी। तो स्कूल के टीचर पूछे आप किताब वापस लौटा दिए? हाँ लौटा दिया साहब। ठीक है कल मैं किताब मंगा के कुछ पूछूंगा आपसे, सवाल दे सकते क्या? हाँ साहब बराबर दे सकता हूँ। जब इतने 6-8-9 साल के, तो दूसरे दिन उनके लाइब्रेरी ने किताब मंगाई, उसमें से 3-4 सवाल केसीआर साहब से किया, केसीआर साहब ने उसका सही तरीके से जवाब दिया। उसी वक्त उनके उस्ताद ने कहा कि एक दिन हिंदुस्तान के बड़े इंसान बनेंगे आप बोल के। तो उनकी जहानत है, वो बहुत ज़हीन है और मेमोरी बहुत मेमोरी है। मैं समझता हूँ वो तो खुदा की देन है, सबको नहीं रहती है। अगर एक 100 आदमी की मेमोरी एक तरफ रख दीजिए, केसीआर साहब की मेमोरी एक तरफ रख दीजिए, इतने ज़हीन इंसान। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे है कि केसीआर के चेहरे पर बीआरएस पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये साफ तौर में महमूद साहब कह रहे हैं कि आप एक बात मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही हमारी जीत की गारंटी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ के आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जनार्दन किस तरीके से इनके दावे पर मुहर लगाती है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं।